उत्तर भारत देश की संसदीय राजनीति में हमेशा से अहम भूमिका अदा करता रहा है। देश को ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर भारत से ही मिले हैं। आगे भी युवा पीढ़ी देश के नेतृत्व की तैयारी में जुटी हुई है और वो भी उत्तर भारत से। अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद रावण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और योगी आदित्यनाथ को देश का भविष्य माना जा रहा है। युवा नेताओं की अपनी कार्यशैली है जो पुराने नेताओं से अलहदा है, लेकिन देर से ही सही वक्त के साथ उनको राजनीतिक पहचान मिल ही जाती है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक विरासत वाले युवा नेताओं को भी अपनी पहचान बनाने के लिए बुजुर्ग और घाघ नेताओं की सियासत से जूझना पड़ता है और इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। पीढ़ियों का ये संघर्ष देश की हर राजनीतिक पार्टी में देखने को मिलता रहा है। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पुराने नेताओं की कोठरी तो गांधी परिवार की नई पीढ़ी को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रही। वहीं तमाम युवा नेता पुराने घाघ नेताओं की वजह से पार्टी छोड़ने तक मजबूर हो गए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी दलों में नए और पुरानी सोच का संघर्ष साफ तौर पर हाल फिलहाल में देखने को मिला है। नई पीढ़ी के नेताओं में पहचान बनाने की सबसे ज्यादा जद्दोजहद नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक वारिस राहुल गांधी को करनी पड़ी। सत्ता में आने के बाद बीजेपी के कांग्रेस मुक्त अभियान का सबसे ज्यादा खामियाजा राहुल को भुगतना पड़ा। दरअसल देश की सबसे बड़ी पार्टी की जगह से कांग्रेस को हटाने के लिए राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के प्रोजेक्ट पर करोड़ों खर्च किए गए। दादी और पिता की आतंकी हमलों में मौत के बाद 17 बरस की उम्र में विदेश भेज दिए गए राहुल गांधी 34 बरस होने पर स्वदेश लौटे। लिहाजा उनमें ना तो देसी चटक थी, ना ही हिंदी की लफ्फाजी। अपनी मां की तरह राहुल गांधी ने राजनीति का ककहरा सीखा। 10 बरस कांग्रेस की यूपीए सरकार रही, लेकिन राहुल उसका हिस्सा नहीं बने। मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेताओं से देश के मुद्दे समझे और एक समझ विकसित की, जबकि देश की राजनीति में संस्कृति, धर्म की दुहाई देने वाले चतुर वाक्पटु और वाचाल नेता को ही प्रधानमंत्री बनने लायक समझा जाता रहा है। मनमोहन सिंह को भी मौन मोहन सिंह कहकर उनकी योग्यता को नजरअंदाज किया गया। तो राहुल किस खेत की मूली है? बहरहाल राहुल ने बीजेपी की नफ्स पर हमला शुरू कर दिया, आरएसएस को आड़े हाथों लिया और बीजेपी की क्रोनी कैपिटलिस्टों की मिली भगत को मुद्दा बनाने का जोखिम मोल लिया। जबकि पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां तो बड़े पूंजीपतियों की संसद में प्रतिनिधि भर होती हैं। ऐसे में बगैर पूंजी के चुनावी राजनीति में जीत हासिल करना आसान काम नहीं है, लेकिन राहुल की जिद ही उन्हें अपनी पार्टी में औरों से अलहदा बनाती है। जबकि पार्टी के शीर्ष 23 नेता पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते हैं। यहाँ तक कि सोनिया गांधी पर दबाव बनाकर सत्ता सुख भोगने वाले इन नेताओं की वजह से राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि इनसे अपना नेता चुनकर कांग्रेस चलाने की चुनौती भी दे डाली। अब भी एक भी फैसला गड़बड़ाने पर G23 राहुल, प्रियंका, सोनिया पर दबी जुबान से ही हमला बोल पड़ता है। आखिर में सोनिया को सामने आकर फैसलों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। यही हाल प्रियंका गांधी का है। दरअसल गांधी परिवार के सामने अपना राजनीतिक विरासत बचाने की ये आखिरी लड़ाई है। प्रियंका अपने भाई के मुकाबले ज्यादा चतुर और सियानी नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए वो महिला कार्ड खेलकर जो भी हासिल करती हैं, वो उनकी निजी कामयाबी मानी जाएगी। साथ ही इसे बदलाव की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्ड अपनी बाह में छिपा कर रख रखा था अगले आम चुनाव के लिए, लेकिन प्रियंका ने बढ़त ले ली। दूसरी तरफ जिन तेवरों से पुलिस और प्रशासन की ज्यादतियों का विरोध कर रही हैं, वो आम जनता की नजरों में चढ़ रहा है और वह दिलों में जगह बना रही हैं। सोनभद्र में दलित अत्याचार के खिलाफ परिवारजनों से मिलने पहुंची प्रियंका धरने पर बैठ गई थी। उस वक्त और फिर लखीमपुर खीरी पहुंचने के वक्त मिल रहा जन समर्थन और उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ बताती है कि वो कुछ ना सही तो पार्टी को प्रदेश में जिंदा करने में कामयाब हो सकती हैं। उत्तर भारत में युवा पीढ़ी के नेताओं की बात की जाए
तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के व्यक्तित्व को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है। अखिलेश वाकपटु भी हैं, तो राजनीतिक फैसले लेने में जोखिम उठाना भी जानते हैं। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, तो बाद में मायावती के साथ बुआ भतीजे का सियासी गठजोड़ भी। अब अखिलेश छोटी पार्टियों से गठबंधन कर सिर्फ यादवों की पार्टी की छवि तोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव से उनके समर्थक जल्द ही सड़क पर उतरकर संघर्ष की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर योगी सरकार अक्सर घर में ही घेर लेती है। वहीं दलित राजनीति में मायावती के बाद उत्तर भारत में उभरता बड़ा नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण का। रावण ने सहारनपुर जाति दंगे के विरोध से अपनी पहचान बनाई थी। बाद में लंबे वक्त तक जेल में रखे जाने से उनका कद बढ़ता चला गया। रावण की काम करने की शैली उनको मायावती से एकदम अलग करती है। चंद्रशेखर रावण को दलितों से जुड़ी हर घटना के मौके पर देखा जा सकता है। उनकी भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में दलित अस्मिता के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस से निकले कई युवा नेता भी देश की राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे वो नेता भी शामिल हैं जो टीम राहुल का हिस्सा समझे जाते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की क्षत्रपवादी राजनीति से बगावत की। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ने उन्हें प्रदेश की राजनीति से बेदखल कर दिया था, लिहाजा वो बीजेपी में आए और साथ ही मध्य प्रदेश की सत्ता की सौगात भी सौंप दी। बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री पद से नवाजा। राजमाता सिंधिया और दोनों बुआएं बीजेपी की राजनीति में रहीं, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी जाना अचरज नहीं था। उनसे भी भविष्य में खासी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस संगठन में चुनाव लड़े जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हो गए। वहां भी उनकी भी उम्मीदें परिवार से टूट गयी और वो अब यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा बन चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक कठोर प्रशासक और धर्म ध्वजा वाहक की छवि बनाने में कामयाब नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनावी चेहरा बनाने में आला कमान की हिचक और उनसे नियंत्रण छीनने की कोशिश की कहानियां कांग्रेस की कार्यशैली की ही याद दिलाती हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक विरासत वाले युवाओं के लिए भी सियासत बहुत आसान नहीं रही। अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। चुनाव जीतकर अपने को साबित करना ही काफी नहीं है। बुजुर्ग नेताओं की चालबाजियों से जूझना भी खासे मुश्किल ज़दा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। राजनीतिक विरासत मिलने के बाद भी सियासत अब आसान नहीं रही है। गांधी परिवार शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गांधी परिवार के वारिस अपनी विरासत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरे युवाओं को भी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन नई और बुजुर्ग पीढ़ी के इस सत्ता संघर्ष से युवा पीढ़ी के अवसर और अधिक तैयार हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।